नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचलित KRT आर्ट्स, PH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक विभाग हिंदी कक्षा FY BCom सेमिस्टर द्वितीय विषय हिंदी, जिसके अंतर्गत आज हम कविता देखने वाले हैं। अज्ञेय द्वारा लिखित कविता कलगी बाजरे की, जिसका भावार्थ आज हम देखते हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। सर्वप्रथम कवि अज्ञेय का परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव के पुरातत्व विभाग में खुदाई शिविर में हुआ था। उन्होंने BSc के बाद MA किया। अपने विद्यार्थी जीवन में ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी बने। अंग्रेज सरकार के विरोधी गतिविधियों के लिए इन्हें कई साल जेल में भी रहना पड़ा। सन 1943 में वे एक कप्तान के रूप में कोहिमा फ्रंट पर तैनात किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक इन्होंने भारत सरकार के रेडियो के समाचार विभाग में भी काम किया। तत्पश्चात इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति का अध्यापन कार्य किया। इन्होंने विशाल भारत, दिनमान, नया प्रतीक, हाट तथा नवभारत टाइम्स का संपादन कार्य भी कुछ वर्ष तक किया हुआ है। आंगन के पार द्वार इस साहित्य कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी तथा कितने नावों में कितनी बार इस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये समर्थ कवि, कुशल उपन्यासकार, कहानी लेखक तथा निबंधकार है। हिंदी की छायावादोत्तर कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक अज्ञेय प्रयोगवाद तथा नई कविता के प्रवर्तक है। इन्होंने क्रमशः 4 सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक तथा चौथा सप्तक का भी संपादन किया था। इनकी प्रमुख कृतियां है काव्य संग्रह है भग्नदूत, चिंता, इत्यामल, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रोंदे हुए ये, अरे ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी के बांक पर छाया, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स अंग्रेजी। इनके कहानी संग्रह है विपथागा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल। उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी और यात्रा रुत है, अरे यायावर रहेगा यार, एक बूंद सहसा उछली। साथ में निबंध भी लेखन किए हुए हैं। सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, अलवाल, आलोचना, त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती अद्यतन। संस्मरण है स्मृति लेखा डायरी, भवंती, अंतरा और शाश्वती। विचार गद्य है संवत्सर और नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। इस प्रकार से एक साहित्य की सभी विधाओं पर लिखने वाले कवि अज्ञेय जी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित हुए हैं। उनके द्वारा लिखित कविता कलगी बाजरे की यह आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले कविता का पाठ इस प्रकार से। कविता कलगी बाजरे की। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही हुई,
टटकी कली चमके की वगैरह तो नहीं, कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना है, या कि मेरा प्यार मैला है। बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के। निजी किस तरह सहज गहरे बोध से इस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ, बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी सरहरी बाजरे की। आज हम शरारतियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का श्रेय का, आज औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास। यह शरद की सांझ के सुने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हो, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ। समर शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? और कविता के माध्यम से कवि ने पुराने प्रतीकों को यहाँ पर बदल दिया है। नायक नायिका के लिए हमारे प्राचीन कवियों ने जो उपमान प्रयोग में लाए थे, उन उपमानों की जगह पर नए उपमानों का प्रयोग कर अपनी नायिका की प्रशंसा करना, और इन उपमानों में भी शब्द का गहरा अर्थ है, व्यापकता है, मेरा प्रेम भी उतना व्यापक है, इसे दर्शाने की प्रयास जो है इस कविता के माध्यम से सफल हुआ है। देखते हैं कलगी बाजरे की हर एक पंक्ति का अर्थ किस प्रकार से कवि अपना संदेश हम तक पहुंचाते हैं। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। कवि ने कहा है कि मैदान में जो खुली घास है सब और बिछी हुई है, लहलहा रही है। साथ ही खेतों में जो बाजरे की कली है वह भी लहलहा रहा। ये दोनों वस्तुएं अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब न कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी हुई टकटकी कली चंपे की वगैरह, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि नायक अपनी नायिका को कह रहा है कि अब मैं तुम्हें या तुम्हारी प्रशंसा में नभ की तारका नहीं कह रहा हूं, या शरद ऋतु के भोर में न्यायी हुई कोई भी नहीं कह रहा हो, और न ही चंपा की कली की तरह तुम्हें अब मैं पुकारूंगा। अब तो मैं तुम्हें कहूंगा, तुम एक हरी बिछली घास हो, तुम बाजरे की छरहरी कलगी हो। अर्थात यहाँ पर नायक नायिका के लिए नए उपमानों का प्रयोग करना चाह रहा है, और नायिका से भी वह कह रहा है कि अब मैं तुम्हें तारिका नहीं कहूँगा, अब तुम्हें मैं कोई शरद की भोर की कोई भी नहीं कहूँगा, न कि चंपे की कली भी कहूँगा, वगैरह वगैरह अब नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? नहीं, कारण कि मेरा हृदय उथला कि सुना है, या कि मेरा प्यार मैला है। अर्थात तुम समझ रही होगी कि मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, या मेरा प्रेम गहरा नहीं है, या तुम कह रहे होगी कि मेरा प्रेम जो है मैला है, पर यह सब बातें नहीं है। तो मैं क्यों इन उपमानों का प्रयोग तुम्हारे लिए कर रहा हूँ?
बल्कि केवल यही बात है कि जो उपमान तुम्हारे लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं ये नए हैं और मैं उनके द्वारा अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रहा हूं। पुराने जो उपमान थे, ये जो उपमान थे वह अब मैले हो गए हैं, क्योंकि इन उपमानों में जो देवता थे वह भी अब चले गए हैं। वह घिसे पीटे छोटे बन गए हैं और एक नीरस अर्थ भी वह प्रयोग में ला रहे हैं। इसलिए इनके देवता इन प्रतीकों से कूच कर गए हैं। जैसे कभी कभी होता है, बासन अधिक घिसने से उसका मुलम्मा छूट जाता है। अर्थात हम भी देखते हैं बर्तनों को अधिक मांजने से उसकी जो चमक होती है वह चली जाती है। वैसे ही यह नायिका के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द थे, चंपा कली, नभ का तारा वगैरह, इनके भी भाव, इनका भी जो गहरा एक व्यक्त होने वाला अर्थ था वह भी उतना गहरा नहीं रहा है, वह भी अब छूट गया है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के? पर यहाँ नायक नायिका से कह रहा है कि मैंने जो उपमान या जो तुम्हारे लिए शब्दों का प्रयोग किया है तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। क्या तुम अपने रूप को नहीं जानती? तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किस तरह सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूं। तुम यह समझ लो कि तुम तो खूबसूरत ही हो और नायिका के रूप में मेरे मन में बसने वाली ही हो। मैंने जो नए उपमान को प्रयोग में लाया है वह भी तुम्हारे प्रति गहरा अर्थबोध दे रहा है। मैं अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रहा हूं। अगर मैं यह कहूं, यहाँ पर कवि या नायक कह रहे हैं, अगर मैं यह कहूं बिछली घास हो तुम, नायिका से प्रश्न हो रहा है कि मैंने अगर प्रयोग में तुम्हारे लिए बिछली घास का शब्द प्रयोग किया हुआ है, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, क्या तुम्हारे लिए खेतों में लहलहाने वाले बाजरे की कली का प्रयोग किया है? आज हम शहरातियों को, यह शहरातियों का अर्थ होता है शहर में बसने वालों को, क्योंकि यह बाजरे की कली और हरी घास शहर वासियों के लिए नई होती है या उनके दृष्टि से वह व्यापक होती है, न मिलने वाली अप्राप्य वस्तु भी होती है। पालतू मालंज पर सबरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिजली घास। नायक या कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बाजरे की कली का प्रयोग कर रहा हूं, हरी लहलहाती घास का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि हम जो शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं इन वस्तुओं से, इन प्रतीकों से बहुत दूर है। पर जो चंपे की कली का प्रयोग होता था, जूही की कली के प्रयोग होता था, फूल का होता था, उनसे कई ज्यादा सच्चा प्यार मेरा है और इसलिए मैंने तुम्हें बाजरे का उपमान जो है दिया हुआ है। यह शरद की सांझ के सुने गगन की पिटिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की। शरद की जो पिटिका होती है, चांद होती है, उससे जो आज तक प्रयोग में लाए हुए विभिन्न कवियों द्वारा प्रतीक है उनसे भी बढ़कर अच्छा प्रतीक कलगी बाजरे की है और उसका हवा पर तैरना, लहराना और
उसके द्वारा एक प्रफुल्लित मन को करना मुझे ज़्यादा भा रहा है, इसलिए मैं उस शरद की चाँद से अधिक तुम्हें बाजरे की कली कहना पसंद करता हूँ। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, कवि या नायक कह रहा है कि मैं बाजरा और हरी घास को जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है। अर्थात सृष्टि द्वारा दिया हुआ जो अनुपम सौंदर्य है, वह इन दो वस्तुओं के बीच में मुझे दिखाई देता है और मैं एकांत हो जाता हूँ। अर्थात मैं उस शांति का अनुभव करता हूँ, उस प्रेम का अनुभव करता हूँ और तुम्हें वह समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं? मैंने तुम्हारे लिए जो शब्द प्रयोग किए हुए हैं, वो तो जादू है, पर मेरा प्रेम तो कितना सही है, सुंदर है, सत्य है, इसे भी तुम समझ लो। इस प्रकार से अंतिम दो पंक्तियों में जो समर्पण का भाव है, अभिव्यक्ति तो शब्दों के माध्यम से हो गई है, लेकिन जो भाव नायिका के प्रति समर्पण का है, उसे भी कवि ने या हम कहे नायक ने यहाँ पर अभिव्यक्त कर दिया है। इस प्रकार से कलगी बाजरे की इस कविता में अज्ञेय जी ने नए प्रतीकों के माध्यम से नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने उस नायिका को यह समझाने की कोशिश की है कि शब्दों में जादू है, ये नए प्रयोग मैंने आपके लिए प्रयुक्त किए हैं और साथ ही मेरे भाव हृदय विशाल है, आपके लिए ही वह समर्पण है। इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। कविता का भावार्थ आपको यहाँ पर दिया गया है। एक बार मैं वह भावार्थ फिर से दोहरा रहा हूँ। कलगी बाजरे की कविता हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह से ली गई है, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। इसके माध्यम से कवि को प्रयोग धारा का कवि कहा गया। अज्ञेय ने इस कविता के माध्यम से पुराने उपमान का विद्रोह किया है, काव्य के क्षेत्र में नए उपमानों का भी प्रयोग किया है। यह कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति को अभिव्यक्त करती है। कवि इस कविता में प्रेयसी को किस प्रकार के ऋतुकालीन उपमानों, कमलिनी, चंपे की कली जैसे सीमित उपमानों से नहीं सजाना चाहता है, वह उसे कलगी बाजरे की या बिछली घास के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और अपना प्रेम कई अधिक विस्तृत है, फैला हुआ है, इसे दिखाना चाहता है। इस कविता के माध्यम से नायक अपनी नायिका की तुलना बाजरे की कली से करता है और कहता है कि नायिका कितनी कोमल, नाजुक और कितनी सुंदर है। अपनी प्रेमिका को हरी भरी चिकनी घास कहते हैं और बाजरे की डोलती हुई बाली है। तभी कहते हैं कि अगर सांझ के समय चमकने वाला तारा या किरण अब नहीं कहा, या शरद ऋतु की सुबह के समय पाले में ढकी हुई कुमुदिनी को भी मैं तुम्हें नहीं कहता, अभी अभी ताजा खिली हुई चंपे की कली भी नहीं कहता, ऐसा नहीं है कि मेरा मन या हृदय सुना है या मेरा प्यार झूठा है। यह सब उपमान अब पुराने हो चुके हैं। यानी सभी कवियों ने उन प्रतीकों का प्रयोग कर लिया है, अतः यह घिस घिस कर पुराने हो चुके हैं। इस तरह बर्तनों को अधिक घिसने से उनकी चमक खत्म हो जाती है, उसी प्रकार उन उपमानों का अधिक प्रयोग होने से अब यह भी पुराने हो चुके हैं। कवि अपनी प्रेमिका से प्रश्न भी करते हैं, क्या तुम पहचानती नहीं तुम्हारे रूप के निकट है कितने यह? पुराने उपमानों के साथ तुम्हारी तुलना नहीं हो सकती। किसी जादू के कारण मैं अपनी निजी सहज गहरे भाव बोध से प्यार कर रहा हूँ।
अगर तुमसे कहता हूं कि तुम बिजली हरी घास में लहलहाती बाजरे की कली हो, हम शहरी लोगों ने पाले हुए बगीचे में जूली के फूलों के लगाए हैं। यह हरी भरी घास सृष्टि का विस्तार है। यही समत निधि यही समत निधि ऐश्वर्य संपन्नता शक्ति सहनशीलता सभी का प्रतीक है। बिछली हुई घास इस संसार के सफलता सच्चाई प्यार का प्रतीक है। यह शरद ऋतु की सहायक के समय सुने आकाश पर अपनी जगह डोलती हुई यह बाजरे की कलगी उस जूही के फूलों से भी सुंदर। जब जब मैं घास बाजरे की कलगी को देखता हूँ तो सचमुच संपूर्ण संसार वीरान होते हुए दिखाई देता है। इस संस्कृति का समापन और भी सिमटा हुआ प्रतीत होने लगता है और तुम्हें स्वयं को अकेले ही मैं समर्पित कर देता हूँ। कभी कहते हैं कि शब्द जादू है, इसे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। कभी प्रेयसी से प्रश्न करते हैं, क्या संपूर्ण कुछ नहीं, क्या इसका सॉरी संपूर्ण देना कुछ नहीं है, क्या इसका कोई अर्थ नहीं है, क्या संसार के प्रति कोई संपूर्ण नहीं है। कभी कुछ अंतिम पंक्तियों में प्रकृति के प्रति अपने अथाह प्रेम को दर्शाता है और इन पंक्तियों में एक प्रश्न उठाते हैं, क्या समर्पण कुछ नहीं है। जो मैं अपने प्रेमिका के प्रति समर्पण भाव रखता हूँ इसका कोई मोल नहीं, प्रति समर्पण भाव रखता हूँ इसका कोई मोल नहीं। इस प्रकार से नए प्रतीकों के माध्यम से और समर्पण भाव के द्वारा कवि ने नए प्रतिमानों को, नए विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।